पिता के साथ रहता था। वो अपने पत्नी के साथ मिलकर खेती करता था। राकेश थोड़ा सा कम दिमाग था, लेकिन मीरा बहुत ही होशियार थी। मीरा के माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे, तो उसकी चाची ने उसकी शादी राकेश से करवाई। मीरा बड़ी होशियार थी। वो हमेशा अपने पति को कुछ न कुछ अच्छी बातें बताती और साथ ही पैसों को किस तरह कमाना है ये भी बताती। एक दिन मीरा अपने पति से, सुनिए जी, वो मैं कह रही थी क्यों ना हम 2 गाय खरीद ले। राकेश मीरा जो कहे वैसे ही करता था, तो वो मीरा से, ठीक है खरीद लेंगे, लेकिन पैसों का हिसाब तुम ही रखना। अजी बाबूजी है ना, तो वही देख लेंगे। अब राकेश और मीरा गाय खरीद लेते हैं और खेती के साथ साथ अब वो गाय का दूध बेचकर भी पैसे कमाने लगे। धीरे धीरे मीरा ने पोल्ट्री फार्म शुरू करने का सोचा। वो अपने ससुर से, ससुर जी, मैं चाहती हूँ कि क्यों ना हम पोल्ट्री फार्म शुरू करें। देखो मीरा, तुम जानती हो कि राकेश कैसा है। उसे तो ठीक से हिसाब भी नहीं आता। तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, लेकिन हम भी तो बीमार रहते हैं, तो सारी जिम्मेदारियां तुम्हें ही लेनी होंगी। पिताजी, मैं जानती हूँ, लेकिन हमें जिंदगी में बढ़ने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा ना। अब मीरा धीरे धीरे करके कुछ मुर्गियाँ लेती है। अब दूध के साथ अंडे भी बेचने लगी। राकेश के खेत के पास ही अमर नाम का एक इंसान रहता था, जो बड़ा ही आलसी किस्म का इंसान था। साथ ही खाने का बड़ा ही शौकीन था। उसे हमेशा दूसरों से पैसे उधार लेकर या फिर गांव में कहीं शादी हो, वहां जाकर खाना खाने में बड़ा मजा आता था। उसे बुलाया हो या ना हो, वो हमेशा किसी भी पार्टी में चला जाता था। अब लोगों ने उसे बात करना ही बंद कर दिया था, पर फिर भी वो लोगों से बातें करने की कोशिश करता, और अगर कोई मिले ही ना तो वो राकेश से बातें करता रहता। एक दिन उसके मन में आया, अरे, राकेश को तो बढ़िया बीवी मिली है भाई। वो मेहनत करती है और राकेश मजे से खाता है। काश मुझे भी ऐसी कोई लॉटरी हाथ लग जाए कि पैसे भी मिले और खाने में भी बढ़िया चीजें मिले। दिन बीत रहे थे। वो हर रोज चुप चुप के अपने खेत से राकेश के खेत में देखता रहता। बहुत दिन बीत चुके थे। अब अमर मन ही मन, अरे यार, बहुत दिन बीत चुके हैं, कुछ खाने को ही नहीं मिला। कुछ तो करना ही होगा। अमर को कुछ अलग खाने का मन कर रहा था। तभी राकेश अपने मुर्गियों को उठाकर टोकरी के नीचे रख रहा था। मुर्गियों को देखकर उसके मन में लालच पैदा हो गया और साथ ही उसके मुंह में पानी भी आ गया था। वो मन ही मन, अरे वाह वाह, क्या बात है। इतने दिन बीत गए, मेरा तो यह ध्यान ही नहीं गया। इतना अच्छा खासा खाना मेरा इंतजार कर रहा है, लेकिन इसे अपने पास कैसे लाऊं? अब वो राकेश को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लाने की कोशिश करता है, लेकिन राकेश उसकी बातें सुन अपना काम खत्म कर वहाँ से चला जाता है। अब 2-3 दिन बीत जाते हैं। मीरा अपने चाचा चाची से मिलने के लिए उनके घर चली जाती है। ये देख अमर सोचता है, आहा, क्या बढ़िया मौका हाथ लगा है मेरे। मीरा अब तो अपने मायके जा पहुंची होगी। आज रात को ही अब मैं एक मुर्गी उठा लाता हूँ। अब अमर रात होने का इंतजार करने लगा। शाम के वक्त राकेश ने अपनी सारी मुर्गियां टोकरी के अंदर रख दी। ये सब कुछ अमर अपने खेत से छिपकर देख रहा था। रात होते ही जैसे ही राकेश और उसके माता पिता सोने के लिए घर के अंदर चले जाते हैं, तो अमर धीरे से आकर एक मुर्गी चुरा कर भाग जाता है और उस मुर्गी को पकाकर खा लेता है। वो पकी हुई मुर्गी खाते खाते, वाह वाह वाह, बड़ी लाजवाब है ये मुर्गी। कितने दिनों बाद स्वाद आ गया। वाह, एकदम बढ़िया। मुझ पर किसी को शक ना हो, इसलिए 2-3 दिन में एक बार ही मुर्गी उठानी पड़ेगी। राकेश के पास इतनी मुर्गियां हैं, एक हाथ गायब हो जाए तो उसे क्या पता चलेगा। अब 2 दिन बीत चुके थे। मीरा भी अपने मायके से वापस आ चुकी थी। आते ही उसने मुर्गियां देख राकेश से, राकेश जी, इन मुर्गियों में एक मुर्गी कम है। अरे हाँ, मैं सोच रहा था शायद मेरी गिनती गलत हो गई होगी, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। जाने दीजिए, कोई बात नहीं। अब रात होते ही अमर धीरे से आकर एक और मुर्गी चुरा लेता है। दूसरे दिन सुबह जब मीरा मुर्गियों को बाहर निकालने जाती है, तो उसे एक और मुर्गी कम दिखाई देती है। वो उस मुर्गी को यहाँ वहाँ देखने लगती है। तभी मीरा को अमर उसके खेत में झांकते हुए दिखाई देता है। अब वो अपने पति राकेश से, राकेश जी, जरा यहाँ तो आइए। राकेश मीरा के पास जाते ही मीरा जरा ऊंची आवाज में राकेश से, अजी देखिए तो, आज फिर से हमारी एक मुर्गी कम है। अपने आप कैसे हो सकता है ये सब? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब हम क्या करेंगे मीरा? मीरा कुछ सोचने लगती है। अब वो एक नाटक रचाती है।
जिसमें वो राकेश और उसके सास ससुर को भी शामिल कर लेती है। वो घर में जाकर धीरे आवाज में सबसे, देखिए आज फिर से हमारी एक और मुर्गी गायब हुई है। हो सकता है कि कल और भी मुर्गियां गायब हो। हमें उस चोर को ढूंढना ही होगा। सारी घटनाओं को देख उसे लग रहा था कि चोरी अमर ने ही की होगी, क्योंकि जब भी अमर को कुछ भी मुफ्त का नहीं मिलता था तो वो ऐसे ही चोरी करके खाता था। साथ ही मीरा को राकेश से ये बात भी पता थी कि अमर जब भी कुछ हेवी खाता तो दूसरे दिन उसका पेट दर्द होता था। इसी का फायदा लेकर मीरा अपने प्लान की शुरुआत करती है और जोर से, अरे राकेश जी, मैं तो आप सबको बताना ही भूल गई थी कि मैं अपनी माँ के घर से आते वक्त मुझे एक सिद्ध पुरुष मिले थे और उन्होंने मुझे आशीष के तौर पर कुछ दाने दिए थे और कहा था कि ये दाने अपने मुर्गियों को खिलाना, ताकि अगर गलती से भी कोई तुम्हारी मुर्गी चुरा कर खा ले तो उसे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो जाएगा और वो शायद। मीरा की सारी बातें हर रोज की तरह अमर ने आज भी सुन ली। अब उसे लगने लगा, अरे अगर सच में मीरा बोल रही है वैसा ही हुआ तो मैं तो मर जाऊंगा, क्योंकि मीरा ने सच में कल आते ही दाने डाले थे मुर्गियों को। अब मैं क्या करूं? मेरा तो सच में पेट दर्द हो रहा है, क्या करूं? अमर की ये घबराहट देखकर मीरा को पूरा विश्वास हो चुका था कि अमर ने ही उसकी मुर्गियां चुराई है। अब राकेश अमर के पास जाकर, अरे अमर, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ हुआ है क्या? राकेश को देखते ही अमर का दर्द बहुत बढ़ जाता है। वो अब जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरा पेट आ। तभी मीरा वहां आ जाती है। मीरा को देख अमर का पेट दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा सोच रहा था कि उसे लगने लगा था कि अब वो सच में ही मर जाएगा। तभी मीरा, अरे भाई साहब, अभी तो आप ठीक थे, क्या हुआ? मीरा की बात सुनकर अमर, भाभी जी मुझे माफ कर दीजिए, कृपा करो मुझे माफ कर दो। मैंने ही आपकी मुर्गियां चुराई थी, मुझे कुछ तो दो, मेरा पेट दर्द रुक जाए। प्लीज भाभी जी मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मुझे बचा लो। मीरा घर के अंदर जाती है और एक लड्डू लेकर आती है और अमर को खाने के लिए देती है। जैसे ही अमर लड्डू खा लेता है उसे ठीक लगने लगता है। तभी मीरा, भाई साहब, आपने अभी अभी जो लड्डू खाया वो मुझे एक सिद्ध पुरुष ने दिया था और उन्होंने कहा था कि ये लड्डू जो भी खाए उसका दर्द तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और साथ ही वो मेहनत भी करने लगेगा। अमर ने मीरा की बातों पर इतना ज्यादा विश्वास किया कि मीरा जो बोल रही है वही सब सच है। मीरा ने भी उसका भ्रम वैसे ही रहने दिया ताकि आगे से उसकी मुर्गियां कभी चोरी ना हो और ना ही कोई और चुरा पाए। मीरा ने अपने बुद्धि के दम पर और अमर के डर से उसे बीमार बना दिया था। अब अमर को भी पता चल चुका था कि चोरी करना गलत बात है। साथ ही अब वो मेहनत करके अपना पेट भरने लगा और दूसरी ओर मीरा अपने पति और सास ससुर के साथ बड़े खुशी खुशी रहने लगी थी, अपना व्यापार बढ़ाने लगी थी। विमला नाम की औरत अपनी 1 साल की बच्ची मीनू के साथ रहती थी। विमला की शादी को कुछ ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। जब वो पेट से थी तभी उसके पति का देहांत हो गया था। विमला का पति ट्रेन में नमकीन बेचा करता था। अब विमला के घर में उसके अलावा और कोई कमाने वाला नहीं था, इसीलिए विमला मजबूरी में अपनी बेटी को साथ लेकर ट्रेन में संतरे बेचने लगी। संतरे ले लो संतरे, मीठे मीठे संतरे, नागपुर के संतरे। विमला ट्रेन में आवाज लगाती जा रही थी। ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ थी, लेकिन विमला अपनी बच्ची का ध्यान रखते हुए आवाज लगाते लगाते जा रही थी। तभी बंसी नाम का एक आदमी विमला को बुलाता है, अरे ओ संतरे वाली, जरा यहाँ तो आओ, संतरे कैसे दिए बताओ? 80 रुपए के 1 डजन दिए साहब, बहुत ही मीठे संतरे हैं, चाहे तो एक बार खाकर देखो फिर लेना। वो सब तो ठीक है, लेकिन इतने महंगे संतरे? तुम कुछ भी दाम बता रही हो। 50 में 1 डजन लगा दो तो 2 डजन लूंगा। साहब 50 रुपए में आपको दूंगी तो मुझे क्या बचेगा? 50 रुपए तो मेरी खरीदी भी नहीं है। ठीक है, तो 1 ही डजन दे दो। विमला उस आदमी को संतरे देकर आगे चली जाती है। आगे चलते चलते बहुत सारे लोग विमला को संतरे खरीदने के लिए आवाज लगाते हैं, लेकिन कोई 20 रुपए तो कोई 30 रुपए में ही विमला से संतरे मांगते हैं। कुछ देर बाद रेशमा नाम की औरत विमला को रोकती है और विमला से, अरे ओ संतरे वाली, कितने के दिए 1 डजन संतरे? 80 रुपए के दिए मैडम जी। क्या 80 रुपए? इतने महंगे?
इतना दाम तो कहीं नहीं सुना मैंने। अगर इतने महंगे तुम संतरे बेचोगी तो ट्रेन का वक्त खत्म होने तक भी तुम्हारे संतरे कोई नहीं खरीदेगा, सब खराब हो जाएंगे। ऐसा मत बोलो मैडम, हम मेहनत करके दिन भर ट्रेन में चलते हैं, हमें भी तो कुछ मुनाफा मिलना चाहिए ना मैडम। अरे यहाँ कोई ऐसे ही नहीं बैठा, हम भी काम करते हैं तभी पैसा मिलता है। 40 रुपए में देना है तो दो। मैडम इस रेट में तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, मैं नहीं दे सकती। विमला की बातें सुनकर रेशमा को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में विमला से, अरे देखो तो कितने घमंड में बात कर रही है, भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। इतना घमंड हो तो व्यापार ही नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े व्यापारी भी डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट। तुम तो एक मामूली ट्रेन में संतरे बेचने वाली हो, फिर भी इतना क्या घमंड है तुम्हें। विमला कुछ बोलती उसके पहले ही ये सब कुछ देख रही रेशमा की दोस्त रानी रेशमा से, रेशमा तुम ऐसे क्यों कह रही हो, ये कोई भीख थोड़ी ना मांग रही है, ये तो मेहनत कर रही है अपनी छोटी बच्ची को कंधे पर लेकर उसका पेट भरने के लिए। आप जहाँ बैठे हो वहाँ तक आकर संतरे बेच रही है बेचारी, और तुम कह रही हो कि इतना दाम कहीं नहीं है। हम मॉल में पैकिंग के संतरे लेते हैं तो उसमें 2-3 संतरे तो खराब ही निकल जाते हैं, वो तो डबल दाम देकर खरीदते हैं ना। देखो उसके पास के सभी संतरे कितने फ्रेश है। हम जब मॉल से खरीदते हैं तो 20 रुपए का फल 40 रुपए में खरीदते हैं। पैकिंग का है तो महंगा, और ताज़ा बेचो तो खराब होता है क्या। बहन जी आप मुझे 1 डजन संतरे दे दीजिए। विमला रानी को संतरे देते हुए, बहुत सही से बात किया मैडम जी आपने, भगवान आपका हमेशा भला करे। विमला संतरे बेचते बेचते वहाँ से आगे चली जा रही थी। आगे एक लड़का सूट बूट पहनकर बैठा था। विमला उसे, बेटा संतरे ले लो, ताजे ताजे रसीले और मीठे मीठे संतरे हैं, ले लो। विमला को देखकर जॉनी, अरे अरे अरे, मैंने तुम्हें बुलाया है क्या? दूर हो जाओ यहाँ से। कभी तुमने अपने आप को देखा है? तुम्हारे कपड़ों से कितनी बदबू आ रही है। चलो जाओ यहाँ से। तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी छोटी बच्ची को देखकर सब तुम पर तरस खाएंगे। देखो बेटा तुम्हें संतरे लेना है तो लो, नहीं तो साफ मना कर दो। तुम हमारे हालात के बारे में नहीं जानते। अगर मुझे तरस खाकर पैसे कमाने होते तो मैं भीख मांग सकती थी। मैं मेहनत करके अपना गुजारा कर रही हूँ, किसी का तरस नहीं ले रही। जरा सोच समझ कर बोला करो। What nonsense! अब क्या मैं तुमसे सीखूं? ये सब मेरी माँ की वजह से हो रहा है। जॉनी गुस्से से उठकर आगे उसके माँ के पास जाता है और अपनी माँ शीला से, देखो माँ, ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है। मैंने आपको कितना समझाया था कि मैं इस घटिया ट्रेन में नहीं आऊंगा, लेकिन आप मानती ही नहीं। जबरदस्ती मुझे इस ट्रेन में बिठा दिया। अब देखो क्या हो रहा है मेरे साथ। संतरे बेचने वाली भी मुझे उपदेश दे रही है। मैं इस ट्रेन में नहीं आ सकता, मैं अगले स्टेशन पर ही उतर जाऊंगा। आप अभी मैनेजर को फोन करो और अगले स्टेशन पर कार भेजने को कहो। जॉनी बेटा क्या हुआ, तुम्हें किस चीज का इतना गुस्सा आ रहा है, बात क्या है बेटा। तभी जॉनी ने विमला से हुई सारी बातें अपनी माँ को बताई। जॉनी क्या तुम जानते हो मैं तुम्हें आज जबरदस्ती ट्रेन में क्यों लेकर जा रही हूँ? क्या मुझे इतनी भीड़ में जाने का शौक है? नहीं बेटा, मैं तुम्हें जिंदगी की सच्चाई को दिखाना चाहती हूँ कि बस तुम ये जान लो कि लोग किस हालत में और कैसे अपना गुजारा करते हैं। बचपन से लेकर आज तक तुमने हमें जो मांगा वो सब हमने तुम्हें दिया। तुम्हारी पढ़ाई में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन असल जिंदगी क्या होती है ये तुम कभी नहीं जान पाए। देखो इनकी तकलीफ क्या होती है। तुम्हें उस औरत से घिन आ रही थी क्योंकि वो गरीब है और पसीने से लथपथ है। अपने बच्चों को गोद में उठाकर वो बेचारी संतरे बेच रही है। लेकिन एक वक्त था जब मैं भी तुम्हें गोद में बिठाकर फल बेचती थी, ये बात तुम नहीं जानते। जॉनी अपनी माँ की बातें सुनकर हैरान हो जाता है और अपनी माँ से, नो नो मॉम, आई डोंट ट्रस्ट ऑन यू। अगर आप फल बेचते तो हमारे पास इतना पैसा कैसे? तुम जानते हो ना बेटा, तुम्हारे दादाजी बहुत पैसे वाले थे। उनके मर्जी के बिना मैंने और तुम्हारे पापा ने शादी की थी। तुम्हारे जन्म के बाद तुम्हारी दादी हमें उनके घर लेकर गई और कुछ ही दिनों में तुम्हारे पिताजी को विदेश में नौकरी लग गई। तो वो ये कहकर चले गए कि वहाँ सब कुछ ठीक हो जाने के बाद वो हमें यहाँ से लेकर जाएंगे। तुम्हारे पिताजी के विदेश जाने के बाद तुम्हारे दादी ने हमें धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। अब लाचार होकर मैं आत्महत्या करने के इरादे से तुम्हें लेकर ट्रेन ट्रैक पर बैठ गई। दूर से ट्रेन आ रही थी कि तभी एक फल वाली गरीब औरत ने मुझे खींचकर बचाया। बाद में उसने मेरे बारे में सब कुछ जानकर मुझे मेहनत की राह दिखाई।
उस दिन के बाद मैंने तुम्हें गोदी में उठाकर रेलवे स्टेशन बस स्टॉप पर फल बेचना शुरू किया और अचानक से एक दिन तुम्हारे पिताजी विदेश से घर लौट आए और जब उन्हें ये बात पता चली कि हम दोनों को घर से निकाल दिया गया है, वो हमें ढूंढने लगे और एक दिन हम उन्हें स्टेशन पर मिल गए और फिर कुछ ही दिनों में तुम्हारे पिताजी हमें लेकर विदेश चले गए। भगवान की कृपा से आज हम बहुत सुखी है। माँ की सारी बातें सुनकर जॉनी की आंखों में आंसू भर आए। वो अपनी माँ से, आई एम सॉरी मॉम, मैं ये सारी बातें नहीं जानता था। मैंने इस औरत से बहुत बदतमीजी से बात की है। मैं अभी उनसे माफी मांगता हूँ। चलो बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। वो दोनों संतरे वाले को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुँच जाते हैं और शीला उस औरत को देखकर हैरान रह जाती है। विमला, तुम कितने सालों बाद दिखाई दे रही हो। अरे मैंने तुम्हें कहाँ तलाश नहीं किया। भगवान की कृपा से अब हम विदेश से आकर एक बड़े शहर में सेटल हो गए हैं। और तुम्हारी माँ, वो कहाँ है? मौसी के कारण ही तो हम खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे हैं। मौसी नहीं होती तो आज हम इस दुनिया में ही नहीं होते। आई एम सॉरी आंटी, मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी से बात की। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, शायद अगर तुम वैसे बातें नहीं करते तो आज मुझे मेरे बचपन की सहेली नहीं मिलती। शीला दीदी, लगता है तुमने माँ के बारे में इसे बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया है। माँ ने बातों से तुम्हारा हौसला बढ़ाया था और तुमने उसे सुना भी था। उन्हीं बातों ने तो हमें आज जिंदा रखा है। अरे बातों बातों में तो भूल ही गई, तुम्हारे पति कहाँ है? दीदी, पिछले साल ही उनका देहांत हो चुका है। विमला, तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मैं तुम दोनों को अपने साथ मेरे घर लेकर जाना चाहती हूँ। अब से तुम्हारी बेटी की सारी जिम्मेदारियाँ हमारी है। मना मत करना प्लीज। चलो हमारे साथ, मेरे मन को भी शांति मिलेगी। विमला शीला के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। शीला विमला को अपने घर ले गई और शीला ने विमला को एक बड़ी ऐसी फल की दुकान लगवा दी और वहीं बैठकर अब विमला फल बेचने लगी और सभी खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, उनकी परेशानियों को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए।